सफलता की सीढ़ी पर जेब में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जा सकता। मैं कमलेश देशमुख फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या है और अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्षीय स्थिति या इसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति क्या है उसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास में दो बिंदु आवेश है। इन दोनों बिंदु आवेशों से एक विद्युत द्विध्रुव बनेगा। हम मान लेते हैं माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। माना कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इस द्विध्रुव अक्ष को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति क्या है? तो अक्षीय स्थिति को हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है ये बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब हम इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम लिखेंगे यहाँ पे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, इससे इसकी जो दूरी है वो निकालना है। यहाँ पे हम देखिए इसकी जो दूरी है वो AP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन दूरी निकालना है। तो O से P तक की दूरी R और ये जो O दूरी है OA दूरी है ये L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L, तो यहाँ की दूरी है L और ये दूरी भी L। तो इस प्रकार हम देखें कि जो AP दूरी है वो हो जाएगी हमारे पास में R माइनस L का, तो हो जाएगा R माइनस। अब हम इसमें देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी बताना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। अब ये एकांक धनावेश इस प्लस Q आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और वही इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो इस प्रकार इस E1 की दिशा हो गई A से P की ओर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसकी दिशा हम लिखते हैं along AP। अब जैसा हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, इसी प्रकार अब हम माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब यहाँ पे हम दर्शाएंगे E2 से। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे लिख देंगे Q अपॉन, अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी PB, तो ये लिख दिया हमने PB और इसका स्क्वायर। अब इस PB दूरी को भी निकालना है तो ये E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन PB। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर कह दिया 2। और फिर से यहाँ पे देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, इसकी भी दिशा बताना है। तो इस माइनस Q आवेश के कारण जो एकांक धनावेश है ये आकर्षण का अनुभव करेगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि इधर आएगा और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो इस प्रकार के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2। इसके पश्चात यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे जैसा कि हम इस डायग्राम से भी देख रहे हैं कि चूंकि E1 और E2
एक ही रेखा पर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और हम देखें कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश जो है उस बिंदु P के ज़्यादा नज़दीक है और माइनस क्यू आवेश इसकी अपेक्षा दूर है, तो इन दोनों में से E1 जो है वो E2 की तुलना में अधिक प्रबल होगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि E1 और E2 एक ही रेखा पर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 ग्रेटर देन E2, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और इस परिणामी तीव्रता को हम यहाँ पे दर्शाएंगे E, और E इक्वल ये हो जाएगा, जैसे हमने 11th में पढ़ा था विपरीत सदिश, तो उसके अनुसार ये E इक्वल हो जाएगा ये E1 माइनस E2। अब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये E इक्वल हो जाएगा E1 के स्थान पे आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये ऊपर से अंश से हम देखें तो Q कॉमन निकल जाएगा और हर से ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से बचेगा ये 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस यहाँ से ये कॉमन निकल गया इतना, तो ये बचेगा यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका हम यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा ये R माइनस L का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ये R प्लस L का स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसके पश्चात ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे हम फार्मूले लगाएंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और A माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे A प्लस बी का स्क्वायर ये फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, तो A के स्थान पे हमारे पास में R और B के स्थान पर है L, तो इस पूरे फार्मूले में जहाँ A है वहाँ पे R और जहाँ B है वहाँ पे आ जाएगा L, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस। अब यहाँ पे जो अधिकांश बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो ये गलतियाँ करते हैं कि माइनस है, अभी यहाँ पे हमको ब्रैकेट रखना है, इस माइनस का सभी पूरे के पूरे अंदर जो भी टर्म्स रहेंगे पद रहेंगे सभी में गुना होना है, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट और उसमें लिखते हैं यहाँ पे देखो, तो A के स्थान पर हम देखेंगे R लिखना है और B के स्थान पर L, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे अब, तो दूसरा ब्रैकेट है तो ये R माइनस L और R प्लस L। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि एक ब्रैकेट में हो A माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो A प्लस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला हम यहाँ नीचे अप्लाई करेंगे। इसका होल स्क्वायर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसका माइनस का अंदर गुना, तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये यहाँ फार्मूला लगाना है हमको A माइनस बी A प्लस बी, तो ये हो जाएगा ये A स्क्वायर के स्थान पे हमको लिखना है R, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 2RL प्लस 2RL, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर बचेगा 4RL और अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इस 4 को हम दो भागों में ब्रेक करते हैं, तो ये 2 इंटू 2L और इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको लिख देते 1/4πε0 और ये लिख दिया हमने 2 इंटू क्यू इंटू ये 2L और इंटू आर, और पूरे के बटे में आ जाएगा ये r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि Q इंटू 2L, परंतु ये Q इंटू 2L इक्वल होता है P, जिसको हम लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब ये हो जाएगा इक्वेशन E इक्वल 1/4πε0, ये 2 और Q इंटू 2L, इसके स्थान पर हमने लिख दिया है P, और ये R और अपॉन r² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हैं। अब यदि ये द्विध्रुव छोटा हो, उस समय इस L को हम R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि यदि द्विध्रुव छोटा है तब हम इस L को R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, तब L लेस देन R। तब ये इक्वेशन हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 2PR अपॉन, इस L के स्थान पे हम रखेंगे 0, तो r² माइनस 0 और पूरे का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर हो जाएगी 4। इसमें से एक R कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास बचेगा E इक्वल 1/4πε0 2P अपॉन R³। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, इसकी दिशा हम देखें तो इसमें जो बड़ा है उसी के अनुदिश इस E की दिशा होगी। तो E1 की जो दिशा है वो हम देखें यहाँ पे AP के अनुदिश है, इसकी दिशा यहाँ पे हम लिखते हैं PB along PB। तो जो E है इसकी दिशा हो जाएगी यहाँ पे AP। कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश की ओर, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है।